खुद ही अपनी जीत की घोषणा करके युद्ध विराम का ऐलान कर सकता है कि भाई हम तो जीत गए, हम युद्ध विराम कर रहे हैं, हम अब ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। इसके अलावा वो ईरान के साथ किसी तरह का एक सौदा कर सकता है। अमेरिका ने किया, ऐसा कई बार वो करता है, और सीधा सौदा करके युद्ध खत्म कर सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो वो ईरान पर जमीनी युद्ध शुरू कर सकता है या फिर खार्ग आइलैंड और फारस की खाड़ी पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बर्बाद हो चुका है, अमेरिका जीत गया है, और तो और अगले 2 से 3 हफ्ते में अमेरिका युद्ध से निकल भी जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद जीत का दावा करके युद्ध छोड़कर भागे तो अमेरिका को ऐसी सैन्य शक्ति माना जाएगा जो शक्तिशाली होने का केवल दिखावा करता है। पूरे विश्व में जो अपने आप को वो सबसे बड़ा हथियारों का सुपर पावर मानता है, उस पर गहरी चोट लगेगी। वो छवि शीशे की तरह टूट जाएगी जिसमें वो अपने आप को सबसे शक्तिशाली देश बताता है। आप सोचिए, रशिया सुपर पावर है और वो पिछले 4 साल से युद्ध लड़ रहा है, जबकि यूक्रेन को अमेरिका समेत यूरोपीय देशों का भी समर्थन हासिल है। अगर अमेरिका युद्ध छोड़कर गया तो रशिया और चाइना यही कहेंगे कि अमेरिका अपने से कमजोर देश से हार गया। इससे अमेरिका का दबदबा खत्म होगा, मिडिल ईस्ट के देशों का उस पर से भरोसा टूटेगा। इसके अलावा ईरान अपने प्रॉक्सी की मदद से पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन जाएगा। यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान अपना एक छत्र राज कायम करने की कोशिश करेगा जिससे वो दुनिया से टोल टैक्स वसूल सके। अगर यह हुआ तो दुनिया के अन्य देश भी अमेरिका को कमजोर और छल प्रपंच वाला देश समझेंगे। मतलब यह है कि इस विकल्प को चुनकर ट्रंप खुद पर लूजर का ठप्पा लगवा लेंगे और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इतिहास में उन्हें एक लूजर राष्ट्रपति के तौर पर याद रखा जाए। आपको तो पता ही है कि अपनी लेगेसी को लेकर वो कितनी चिंतित रहते हैं कि यहां तक कि उन्होंने एक सेकेंड हैंड नोबेल प्राइज भी ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध विराम से जुड़ी कोई डील भी कर सकते हैं जिसमें दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन हो, लेकिन ईरान की शर्तें मानना मुश्किल है और ईरान की शर्तें मान लेना ही अमेरिका की हार हो जाएगी। अमेरिका के लिए ईरान की मौजूदा इस्लामिक रिजीम के साथ बातचीत करना मुश्किल है। ईरान पर कच्चे तेल के निर्यात को लेकर लगे प्रतिबंध और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। नुकसान की भरपाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूर्ण नियंत्रण और दोबारा कभी हमला ना करने की शर्त मानना अमेरिका के लिए नामुमकिन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये शर्तें मान ली तो ये समझा जाएगा कि वो ईरान के आगे झुक गए। इसीलिए ये विकल्प तो जो मजबूरी ही में ही अपनाएंगे। फिलहाल वो एक विकल्प पर आगे बढ़ सकते हैं और वो है ईरान पर जमीनी हमला। अभी तक के हमलों में अमेरिका ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकाने नष्ट किए हैं, लेकिन फिर भी ईरान झुका नहीं। इसीलिए अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान में बड़े ऑपरेशन के लिए उतार सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति में गुरिल्ला युद्ध में माहिर ईरान की सेना और अमेरिका को दुश्मन समझने वाले लाखों युवा एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं अमेरिका के लिए। इसके अलावा सस्ते आत्मघाती ड्रोन भी अमेरिकी सैनिकों के लिए चुनौती होंगे। अभी तक इस युद्ध में अमेरिका के 3,38,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं और 15 सैनिक मारे जा चुके हैं, सैकड़ों घायल हैं। अगर ईरान में जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो अनुमान है कि अमेरिका के 92 लाख करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं और बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जानें भी जा सकती हैं। अगर यह विकल्प चुना गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा आर्थिक बोझ और सैनिकों की मौतें ट्रंप के लिए अपने ही देश में विरोध का कारण बनेंगी। उनका बचा हुआ कार्यकाल खतरे में पड़ सकता है। ईरान में जमीनी युद्ध लड़ने के अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पास एक और विकल्प है जिससे वो अपनी छवि भी सुधार सकते हैं और ईरान को घुटनों पर भी ला सकते हैं। वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, खार्ग आइलैंड और फारस की खाड़ी पर कब्जा कर लेना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करना अमेरिका के लिए आसान हो सकता है, लेकिन टिके रहना मुश्किल है। ईरान की नौसेना अमेरिका को समंदर में सीधी टक्कर नहीं दे सकती, लेकिन आत्मघाती ड्रोन शाहिद के जरिए वो अमेरिका को लंबे समय तक टिकने भी नहीं देगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करने के लिए हजारों सैनिकों की जरूरत होगी और इस कब्जे में उनकी जान को भी खतरा होगा। रही बात फारस की खाड़ी और खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की, तो ये थ्योरी में तो आसान दिखता है कहने में, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत बड़ा खतरा मोल लेना होगा। अमेरिका अपनी पूरी नौसेना को इस काम में लगा सकता है, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि युद्ध का केंद्र फारस की खाड़ी खार्ग आइलैंड तक सिमट कर रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो ईरान अपने सारे हमले इन्हीं इलाकों में करेगा और उनसे निपटना चैलेंज होगा। खार्ग पर कब्जा हो भी गया
तो भी ईरान पीछे हट जाएगा? मुश्किल है कहना। बातचीत और युद्ध छोड़ने का विकल्प ट्रंप की छवि को नुकसान ही पहुंचाएगा। युद्ध लड़ने का विकल्प अमेरिका को लंबे समय तक फंसा कर रखेगा। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। इन परिस्थितियों में ट्रंप का विरोध बढ़ता जाएगा क्योंकि लोग लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि युद्ध लंबा खींचे क्योंकि वो सत्ता में युद्ध रुकवाने के नाम पर आए हैं। मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। वो सत्ता में ही आए थे कि अमेरिका दूसरे देशों के लिए युद्ध नहीं लड़ेगा। वो युद्ध रोकने के नाम पर आए थे, ना कि करवाने के नाम पर। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में फंस कर रह गए हैं। शायद इसीलिए वो हर कुछ घंटों पर अलग अलग बयान देते हैं। ईरान युद्ध का 37वां दिन है और इस युद्ध में शामिल कोई भी देश न झुक रहा है न रुक रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर भीषण हमला कर रहे हैं। इसके जवाब में ईरान इजराइल मिडिल ईस्ट के चुनिंदा ठिकानों को दहला रहा है। इस युद्ध में जीत किसके पाले में दिख रही है, यह कहना बहुत मुश्किल है। आज हम इस युद्ध का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि इस युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ा है। पहले जो युद्ध हुआ करते थे उसमें आमतौर पर लक्ष्य दूसरे देश पर कब्जा करना होता था, लेकिन आज के दौर में युद्ध के अर्थ बदल गए। आज के दौर में युद्ध में रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करना ही जीत मान लिया जाता है। जैसे अगर अमेरिका ने तय किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना है, वो इसमें कामयाब रहा तो मान लिया जाएगा कि अमेरिका जीत गया। ठीक वैसे ही अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को बचा लिया, अपनी शर्तों पर युद्ध विराम के लिए मजबूर करवा दिया, मुआवजे का पैसा ले लिया, तो इसमें ईरान की जीत मानी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये दोनों ही चीजें होती हुई दिख नहीं रही हैं। अमेरिका और इजराइल के भयानक हमलों के बावजूद ईरान अब भी मिसाइल, आत्मघाती ड्रोन से हमले कर रहा है। ऐसा जता रहा है कि उसके पास लंबा युद्ध लड़ने का साजो सामान बाकी है। इसी वजह से ईरान युद्ध किसी निर्णायक स्थिति में पहुंचता नहीं दिख रहा। सच तो यह है कि अगर आज युद्ध में शामिल तीनों पक्ष युद्ध विराम की घोषणा कर दें तो तीनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर सकते हैं, क्योंकि हार और जीत की पहचान मुश्किल है। इस युद्ध को लेकर अमेरिका के सीमित लेकिन महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्य भी है। पहला, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना। दूसरा, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को खत्म करना। तीसरा, ईरान के इस्लामिक शासन का तख्ता पलट। न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी करके अमेरिका काफी हद तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम कई वर्ष पीछे कर चुका है। इसके अलावा मिसाइल ठिकानों पर भीषण हमले करके ईरान की मिसाइल क्षमता को भी बहुत कमजोर कर दिया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक उन्होंने 12,000 से ज्यादा टारगेट्स तबाह किए हैं। इसके अलावा ईरान के 150 से ज्यादा युद्धपोतों को नष्ट किया, जिससे 16 युद्धपोत तो समुद्री माइंस बिछाने का ही काम करते थे। अमेरिकी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी एडमिरल ब्रैड कूपर का दावा है कि ईरान के 92% बड़े युद्धपोत नष्ट हो चुके हैं। करीब 66% मिसाइल, ड्रोन, नौसेना संबंधित प्रोडक्शन यूनिट्स तबाह हो चुकी है। इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि ईरान के पास कुल 11 पनडुब्बियां थी जो खत्म हो चुकी हैं। ईरान के 70% से अधिक एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो चुके हैं। मिसाइल लॉन्च की गतिविधियां 90% से ज्यादा घट गई हैं। सच ये है कि ईरान अब जो हमले कर रहा है वो जमीनी इलाकों से हो रहे हैं, समुद्री इलाकों से नहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि युद्ध क्षेत्र से ईरान की नौसेना लगभग गायब हो चुकी है और इसके अलावा समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले या उनके नुकसान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मतलब ये कि ईरान की पकड़ समुद्री इलाकों में खत्म हो रही है। इसके अलावा इस युद्ध में अभी तक ईरान की एयरफोर्स नहीं दिखी है। ईरान के पास करीब 181 फाइटर जेट्स हैं जो काफी पुराने हैं, शायद इसीलिए युद्ध में अभी तक नजर नहीं आए। ईरान के पास F4, F5 जैसे पुराने अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा उसके पास रशियन मेड Su-22, MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स हैं जिनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। युद्ध के शुरू होने से लेकर अब तक ईरान के हमले करीब 90% तक कम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका उनके हमलों को अभी तक खत्म नहीं कर पाया है। युद्ध के तीसरे दिन यानी 2 मार्च को ईरान ने 778 हमले किए थे, जिसमें 567 आत्मघाती ड्रोन्स, 211 मिसाइल हमले थे। लेकिन 2 हफ्ते के बाद हमलों की संख्या प्रतिदिन करीब 100 रह गई और अब भी यही चल रहा है। इसी के आधार पर यह माना जा रहा है कि ईरान के मिसाइल्स, ईरान के ड्रोन्स अब धीरे धीरे, जब इतने उनके हमले कम हो रहे हैं तो क्या खत्म हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सच यह है कि ईरान के हमले रुके नहीं। देखा जाए तो अमेरिका का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान के सीक्रेट बंकर्स में अभी भी करीब 50% मिसाइल लॉन्चर्स हैं, बड़ी संख्या में आत्मघाती ड्रोन्स हैं।
इस युद्ध से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह है कि युद्ध के 37 दिन बाद भी अमेरिका और इजराइल अभी तक ईरान के एयर स्पेस पर नियंत्रण नहीं हासिल कर पाए। और इसकी वजह है मैन पैड्स, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान ने चाइना के मॉडल पर अपने खुद के मैन पैड्स बनाए हैं, जिससे वो कम ऊंचाई से हमला करने वाले फाइटर जेट्स को निशाना बना रहा है। इस वजह से ईरान के एयर स्पेस पर नियंत्रण पाना इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किल है। इसके अलावा ईरान के पास बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स हैं, जिनकी मदद से वो मिसाइलें दाग रहा है। फायर करने के बाद इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, छिपाना आसान है। इसीलिए अमेरिका इन्हें ट्रैक, इन्हें टारगेट कर ही नहीं पा रहा। पिछले साल अमेरिका ने इस्फहान, फोर्दो, नतांज के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए थे, लेकिन तब यह कहा गया था कि भारी नुकसान तो हुआ है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक ईरान के पास अभी 540 किलोग्राम यूरेनियम हो सकता है, जो इस्फहान के आसपास के सुरक्षित स्थानों पर छिपाया गया है। इसी वजह से अमेरिका अब दोबारा से इस्फहान पर बड़े हवाई हमले कर रहा है। अमेरिका का पूरा ध्यान इस्फहान पर ही टिका है। अगर इस्फहान में मौजूद यूरेनियम नष्ट किया गया तो ईरान कुछ साल बाद फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा और इस युद्ध को अमेरिका की हार माना जाएगा। यानी देखा जाए तो अमेरिका और ईरान भले ही एक दूसरे की हार के दावे करें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अभी तक ना कोई जीता है ना कोई हारा है। अपने अपने दावे हैं, बल्कि युद्ध के रणनीतिक लक्ष्य अभी पूरे ही नहीं हुए। इसीलिए युद्ध खत्म होने के बजाय और बढ़ रहा है। पहले अमेरिका ने ईरान के अल्बोर्ज प्रांत में एक बहुत बड़ा हमला किया। ईरान का जो B1 ब्रिज तेहरान को अल्बोर्ज प्रांत के कराज शहर से जोड़ता है, उस निर्माणाधीन पुल पर अमेरिका की तरफ से कई बॉम्ब दागे गए। ईरान का आरोप है कि ये हमले 2 बार किए गए। पहली बार में इस ब्रिज पर त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर बमबारी हुई। इसके बाद जब इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था, तब एक घंटे बाद फिर से वहां आसमान से बारूद बरसाया गया। अमेरिका ने कहा है कि इस पुल का इस्तेमाल ईरान की सेना कर रही थी, जिसकी वजह से इस पर बॉम्ब दागे गए। लेकिन ईरान ने कहा है कि अमेरिका खुलेआम झूठ बोल रहा है। ईरान के मुताबिक इस पुल को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि तेहरान का संपर्क बाकी शहरों से खत्म किया जा सके। इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि अमेरिका तेहरान को दूसरे शहरों से काटना क्यों चाहता है, और क्या वो तेहरान में कोई बड़ा हमला करने वाला है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ईरान के जिस B1 ब्रिज पर अमेरिका ने हमला किया, वो कोई मामूली ब्रिज नहीं था। आइए बताते हैं, ये पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज था, जो जमीन की सतह से 156 किलोमीटर ऊंचा था। तेहरान को कराच शहर से जोड़ने वाले इस ब्रिज पर ईरान ने $400 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 3,705 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और ईरान मानता था कि इस ब्रिज से तेहरान के पड़ोसी प्रांतों में विकास और कारोबार बढ़ेगा। लेकिन अमेरिका ने इसके 2 टुकड़े कर दिए और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका जश्न मनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेना है, जिसने अभी तक ईरान में बची हुई चीजों को नष्ट करना भी शुरू नहीं किया है। उन्होंने धमकी दी कि ईरान में अमेरिका का अगला निशाना उसके पुल और पावर प्लांट्स होंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अब ईरान की सरकार को पता है कि उसे क्या करना है, और जो भी करना है उसे जल्दी ही करना है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना बनाकर ईरान पर डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन दुनिया अब ये कह रही है कि क्या अमेरिका ईरान में युद्ध अपराध कर रहा है। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका जो पुल और इमारतें गिरा रहा है वो तो फिर से बन जाएंगे, लेकिन इससे अमेरिका की छवि को जो नुकसान हो रहा है वो कभी ठीक नहीं होगी। खतरनाक बात यह है कि पहले इस युद्ध में सैन्य ठिकानों के बदले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की लड़ाई थी कि भाई आप हमारे आर्मी बेसिस पर हमले कर रहे हैं, हम आपके आर्मी बेसिस पर। फिर इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर, पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। यह लड़ाई तेल के बदले तेल, गैस के बदले गैस की बन गई।
और अब जब अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े ब्रिज पर बम दागे हैं तो ये लड़ाई पुल के बदले पुल और पावर प्लांट्स के बदले पावर प्लांट्स की बन गई है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा है कि खाड़ी देशों के 8 पुल IRGC की हिट लिस्ट में आ गए हैं और ईरान अब इन पुलों को अपनी मिसाइलों से उड़ाने की धमकी दे रहा है। तो चलिए पीछे वाली स्क्रीन पर चलते हैं। लॉन्ग शॉट दिखाइए हमारे दर्शकों को ताकि बड़ा कैमरा दिखे। हाँ, धन्यवाद। चलिए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इनमें पहला पुल कुवैत में है जिसे शेख जाबेर अल अहमद अल सवा काजवे कहा जाता है। यह 36.14 किलोमीटर लंबा पुल है जो कुवैत शहर को सुबिया शहर से जोड़ता है और यह एक समुद्री पुल है। अगर आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये जिस पुल के बारे में हम आपको बता रहे हैं ये वो पुल है। इसे $3 बिलियन यानी 27,789 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और कुवैत का ये ब्रिज जिसे टारगेट लिस्ट में ईरान ने जारी किया है, ये उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। $3 बिलियन यानी 27,789 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये कुछ ऐसा विशाल भव्य नजर आता है, लेकिन अब ईरान इसे उड़ाने की बात कर रहा है। दूसरा पुल आपको दिखाते हैं, किंग फाद कॉजवे। ये सऊदी अरब का है। सऊदी अरब और बहरीन को आपस में जोड़ता है। ये भी एक समुद्री पुल है जो 25 किलोमीटर लंबा है। अगर आप इसकी भी तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब ईरान इस $800 मिलियन यानी 7,410 करोड़ रुपए की लागत से बने किंग फाद कॉजवे को भी उड़ाने की बात कह रहा है। ये हमने सिर्फ आपके लिए इसलिए तस्वीरें निकाली क्योंकि अब जब उसका पुल ढहा गया है अमेरिका ने, उसके बाद वो जिन पुल को तोड़ने की बात कर रहा है, दावा कर रहा है कि हम अब इन पर अटैक्स करेंगे, वो पुल आखिर कैसे दिखते हैं और ये कितना बड़ा लॉस होगा अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। आपने देखा था जब पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ, उधर अरामको ऑयल रिफाइनरी पर उसने हमला कर दिया था, किसने कल्पना की थी। लेकिन ये पुल जिन्हें टारगेट लिस्ट में ईरान डाल रहा है, उसमें तीसरा पुल आपको दिखाते हैं, शेख जायद ब्रिज और अल मक्ता ब्रिज, और ये दोनों पुल यूएई में है। इनमें 882 मीटर लंबा शेख जायद ब्रिज, सोचिए आप 882 मीटर लंबा है और अबू धाबी शहर से यूएई को ये जो है वो पूरी तरह से अबू धाबी को जोड़ता है। 300 मीटर लंबा अल मक्ता ब्रिज भी मेनलैंड यूएई को अबू धाबी शहर से जोड़ता है। इन दोनों ब्रिजेस को वो टारगेट बता रहा है। अब इनकी तस्वीरें आप देखिए। ये शेख जायद ब्रिज है जो आप उस तरफ देख रहे हैं स्क्रीन पर, और ये है अल मक्ता ब्रिज जो आप इस तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं। शानदार ब्रिजेस हैं और कई लोगों के लिए ये जाने का रास्ता है जो अबू धाबी से दुबई और अलग जगहों पर यूएई में जाना चाहते हैं। अगर आप इन दोनों ब्रिजेस की तस्वीरों को देखेंगे तो ये काफी शानदार भव्य हैं। यूएई ने इन दोनों पुलों को बनाने में 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर इन्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो अबू धाबी का मेनलैंड यूएई से संपर्क टूट जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आगे के वो पुल मिडिल ईस्ट के जो ईरान की हिट लिस्ट पर है। बाकी के 4 पुल जॉर्डन में है। इनमें किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, अब्दौन ब्रिज को ईरान ने अपनी हिट लिस्ट में बताया। और अगर ये ब्रिज ईरान की मिसाइलों आत्मघाती ड्रोन्स का निशाना बनते हैं तो जॉर्डन में भी भारी तबाही होगी। इससे आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका ने शायद ईरान के B1 ब्रिज पर बॉम्ब बरसाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल को भी लग रहा है कि अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए था। अब देखिए कैसा खेल हो रहा है। आपको याद होगा जब पार्स गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला कर दिया तो अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, और इजराइल ने भी सामने आकर कह दिया कि हमने नहीं बताया था अमेरिका को, जबकि कौन इस पर विश्वास करेगा। अब इस बार जब पुल पर हमला हुआ है और पुल पर हमले करने की पूरी हिटलिस्ट ईरान जारी कर रहा है, तो इजराइल ने अपने एक नए बयान में कह दिया है कि अमेरिका के इस हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और यह हमला अकेले अमेरिका का था, उसका नहीं। इजराइल ने यह स्पष्टीकरण इसलिए दिया है क्योंकि उसे भी डर है कि अमेरिका के हमले के कारण ईरान उसके पुलों को निशाना बना सकता है। भाई उसके मिसाइल की रेंज में सबसे पहले तो इजराइल ही है। यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका से डील नहीं की तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। लेकिन खुद पश्चिमी मीडिया को लगता है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो उसे बहुत बड़ी गलती होगी। आप इस ग्राफिक्स को अब देखिए। ईरान में बिजली उत्पादन जो होता है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ईरान का जो पावर ग्रिड सिस्टम,
देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपके ब्रिज तोड़ ही दिया पावर प्लांट्स की, लेकिन दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं कि हम पूरा जो एनर्जी है वहां पर खत्म कर देंगे, बिजली के लिए तरसा देंगे। वो कह रहे हैं कि पूरा जो पावर प्लांट्स है उस पर हम हमले करेंगे। लेकिन इस पर भी ईरान ने बड़ा काम किया है। ईरान का पावर ग्रिड सिस्टम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी एक जगह पर या 5 जगह पर हमला कर देने से उसकी बिजली पूरी तरह से बिजली आपूर्ति आप नहीं रोक पाएंगे। तो इसको ध्यान से समझिए, ईरान का पावर ग्रिड सिस्टम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यह है कि ईरान में बड़े पावर प्लांट्स नहीं है, बल्कि इसकी जगह छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस हिस्से में आइए, हाइड्रो पावर प्लांट्स उसके हैं 9, इसके ऑयल पावर प्लांट्स हैं 6, गैस पावर प्लांट्स हैं 10, कंबाइंड पावर प्लांट्स हैं 9 और न्यूक्लियर पावर प्लांट है 1। तो अलग अलग जगहों पर उसके पावर प्लांट है। और जब आप ये देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ये गिनती शुरू कीजिए 1 2 3 4, मतलब आप देखिए कितने सारे उसके पावर प्लांट्स हैं जो अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और इसीलिए किसी एक जगह पर हमला करने से कुछ नहीं होगा। अब अगर अमेरिका इनमें से कुछ पावर प्लांट्स को उड़ा भी देता है तब भी इससे पूरे ईरान में ब्लैकआउट नहीं होगा। इससे कुछ जगहों पर बिजली जरूर जा सकती है, लेकिन पूरे ईरान में ब्लैकआउट नहीं होगा। और यहां भी अमेरिका की रणनीति बैकफायर कर सकती है। एक बार ये वाला जो हिस्सा है, यहां से आते हुए पूरी तरफ कैमरा घुमा दीजिए, आपको दिखेगा कितने सारे पावर प्लांट्स हैं जिनके लिए हमने अलग अलग आपके लिए कोडिंग की हुई है, जिसमें आप हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए देख रहे हैं। ये सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जो ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं। जो ऊपर है ऑयल पावर प्लांट्स, वो आपको दिख रहा है ग्रे कलर में। नीले वाले जो है वो कंबाइंड है, जैसे ये वाला जो है ये कंबाइंड है, इसमें हाइड्रो भी है, ऑयल भी है, गैस भी है। और ये देखिए ये जो आपको ये वाले रंग के दिख रहे हैं, जैसे ये 6 नंबर, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऑयल पावर प्लांट है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उसके कहां पर है, इस्फहान कहां है, ये देखिए ये है, ये तमाम जगह है जहां पर उसके पूरे में उसके बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जो अलग अलग करते हैं। ईरान में 130 थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनमें 95% बिजली की आपूर्ति होती है। इनमें कई पावर प्लांट्स की लोकेशन ऐसी है वहां अमेरिका के लिए हवाई हमले करना आसानी नहीं होगा। अमेरिका सोच तो यही रहा है कि वो ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करके उस पर दबाव बना देगा, घुटनों पर ले आएगा। लेकिन सच ये है कि अगर ईरान ने भी खाड़ी देशों के पावर प्लांट्स पर हमले शुरू कर दिए तो ये लड़ाई पावर प्लांट्स के बदले पावर प्लांट्स को तबाह करने की बन जाएगी। और अमेरिका यहाँ दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा, क्योंकि उसके बाद तमाम खाड़ी देशों में, तमाम इस पूरे इलाके में ऐसी तबाही मचेगी जिसका भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसा नहीं है, खाड़ी देश में जब भी युद्ध हुआ, इससे पहले भी हुआ है, तब भी विश्व के अनेकों देश इससे प्रभावित हुए और इस बार भी वैसा ही होगा। हालांकि जिस वक्त पूरी दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप से ये उम्मीद कर रही है कि वो इस युद्ध में गंभीरता दिखाएंगे, युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे, तब राष्ट्रपति ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो भी देख लीजिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यक्रम में यह कहा कि अगर ईरान के साथ अमेरिका की कोई डील नहीं हुई तो वो इसके लिए राष्ट्रपति जेडी वैंस को दोषी मानेंगे, और अगर डील हो गई तो इसका क्रेडिट वो खुद ले लेंगे। सुनिए। He's working on the deal, right? How's that moving? Is it okay? The big deal? You see it happening? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. No, I think it'll be, I think it has to happen. I think they're desperate.